5000 टन इजाफा कर दिया गया है, क्या वजह है? इंटरनेशनली जो है वो स्टील की कीमतें दुनिया भर में बढ़ी हैं। बात 5000 की नहीं है। अगर हम पिछले 6, 7, 8 महीने की बात करें तो यही सरिया 90,000 से 1 लाख रुपए टन था, जो आज 1,43,000 रुपये, ये 45% रेट बढ़ाया गया है। ये वजह क्या है? इसके पीछे कौन अनासिर हैं? इसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं, मोनोपोली कमीशन भी मौजूद है। उसका काम ये है कि ये देखे कि ये कार्टेल ना बने और बिजनेसेस जो हैं वो मोनोपोलाइज ना हो। काम जो है मोनोपोली कमीशन का था, उनको ये करना चाहिए था, प्राइस कंट्रोल करनी चाहिए थी। अगर क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा पैगाम ये है कि ये कमिटमेंट दें कि जो हमारे इनपुट्स हैं उन सब की कीमतें भी जो है वो 3 साल तक स्टेबल रहेंगी और हम उस कीमत में, हमारा वादा है, आबाद के जिम्मेदार चेयरमैन बैठे हुए हैं, ये आबाद की जानिब से भी हम श्योर जरूर ये कहेंगे कि हम ये इंश्योर करेंगे कि जो हमारा कमिटमेंट है हम पूरा करें। सरकार अपना कमिटमेंट जो है वो ज़रूर पूरा करें। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ, मैं हूँ फातिमा अख्तर। किसी भी मुल्क की माशी तरक्की में तामीराती सनत को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल होती है। पाकिस्तान में ज़राअत के बाद तामीराती शोबा रोज़गार फराहम करने वाला दूसरा सबसे बड़ा शोबा है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि सरी की कीमतों में 5000 फ़ी टन इजाफ़ा कर दिया गया है और इसी तरह सीमेंट की कीमतों में भी इजाफ़ा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके क्या असरात मुरतब होंगे और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम पर इसके क्या असरात होंगे? इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बिजनेसमैन एंड बिल्डर अहमद चुनाई साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालेकुम अस्सलाम। और मुझे ज्वाइन किया है वाइस चेयरमैन आबाद है ख्वाजा मोहम्मद अयूब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट मसला है कि हम देख रहे हैं। आप दोनों से मेरा सवाल है, मैं चाहूँगी पहले आप जवाब देते हैं फिर अयूब साहब आप दें, कि सरी की कीमत अभी चंद महीनों पहले ही बढ़ी थी, फिर 5000 टन इजाफा कर दिया गया है। क्या वजह है, क्यों इतनी तेज़ी से जो है हम देख रहे हैं कि महंगाई हो रही है, हर चीज़ बढ़ रही है, अब खाम माल की जो चीज़ें होती हैं वो भी बढ़ रही हैं? देखिए, 2 बेसिक बातें इसमें हैं। एक सबसे पहले ये कि जो डिवैल्यूएशन का असर है वो भी आपके सामने है। दूसरा, इंटरनेशनली जो है वो स्टील की कीमतें दुनिया भर में बढ़ी हैं, जिसकी वजह से जो है वो ज़ाहिर है इनपुट महंगा होगा तो यहाँ पर आउटपुट भी हमें महंगा ही मिलेगा। तीसरा, मैं समझता हूँ कि जो स्टील बिलेट्स वगैरह पे और जो गडानी पे जहाज़ स्क्रैप होते हैं उन पे जो ड्यूटीज़ में इजाफ़ा हुआ है, उसकी वजह से जो स्टील मिल लोकल मिलर्स हैं वो कंपेल हो गए हैं कि जी 5-5 हज़ार रुपये रेट बढ़ा दें। ये रेट इनफैक्ट अगर मैं देखूँ पूरे 1 साल के अंदर तो शायद 40% के करीब रेट बढ़ा है। लाख रुपए से हम 1,40,45,000 पे आ गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इजाफा है। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विज़न है, जिसमें उन्होंने 50 लाख घरों का और 1 करोड़ नौकरियों का जो कंसेप्ट दिया था, अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आगे मूव नहीं करती, ये जो होशरुबा इजाफात हैं न सिर्फ स्टील में बल्कि दूसरे इनपुट्स में भी, तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ अगर हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करना वायबल नहीं रहेगा तो फिर कोई सेंस नहीं बनता, या कोई जो प्लान अगर आगे दिया गया है कि सस्ते घर फराहम किए जाएंगे, रोज़गार बढ़ेगा। जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम करती है तो दूसरी अलाइड 72 इंडस्ट्रीज़ भी बूम करती हैं, वो सारा बूम जो है वो एक स्टैंड स्टिल पर आ जाएगा। आज जबकि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए गए हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हिट करेगी, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो प्राइसेस में हिट करेगी, बूम करेगी, एक वॉल्यूम टर्नओवर आएगा। जब वॉल्यूम टर्नओवर आएगा, लोगों को छतें मिलेंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तमाम 72 अलाइड इंडस्ट्रीज़ जो है मूव करेंगी, तो पूरी पाकिस्तान की मईशत का पहिया जो है वो बूम करना चाहिए। इस स्टेज के ऊपर जबकि हम बड़े वाइटल स्टेज पे खड़े हैं, सारे लोग टेक ऑफ के इंतज़ार में खड़े हुए हैं, इतना बड़ा झटका जो है वो मैं समझता हूँ पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। और इस नुकसान को फिलअप करने के लिए मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत ने न सिर्फ स्टील के लिए बल्कि दूसरी तमाम जो इनपुट्स हैं, जिसमें सीमेंट भी मौजूद है, जिसमें फिनिशिंग मटेरियल्स भी बहुत सारे मौजूद हैं, इन सब पर अगर तवज्जो नहीं दी और उन सब की प्राइसेस को जो है मैनेज करने की बात नहीं की, कंट्रोल करने की बात नहीं की, तो ये जो बूम है वो मेरा ख्याल है धरा का धरा रह जाएगा। और हम जिस स्टेज पर जाना चाहते थे, जिस तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते थे, जिसकी वजह से शायद माश की तरक्की का एक नया दौर हम पाकिस्तान में देखते, वो रुक जाएगा। ठीक है अयूब साहब, आप अहमद चुनाई साहब की उनकी बातें सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बूम जो है ना वो रुक जाएगा।
क्यों, क्या वजह है कि हम देख रहे हैं कि 5,000 फ़ी टन में इजाफा हुआ है? अब बात क्या कर रही है इसके ऊपर? बात 5,000 की नहीं है। अगर हम पिछले 6-7-8 महीने की बात करें तो यही सरिया 90,000 से 1 लाख रुपए टन था, जो आज 1,43,000 रुपये, ये 45% रेट बढ़ाया गया है। जो रनिंग प्रोजेक्ट्स थे जो चल रहे थे उनका फिजिबल होना मुश्किल हो गया है, चूँकि सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग है। जो स्क्रैप अभी दुनिया से आया नहीं था, उससे पहले जो 3 महीने बाद के रेट थे आज से लागू कर दिए गए और रेट बढ़ा के कार्टेल बना दिया गया। इन्होंने कार्टेल बनाया, कार्टेल बनाने के बाद मार्केट में रेट बढ़ाया। अब वो प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं रहे हैं। इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि हमें इंपोर्ट खोल देनी चाहिए, जो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी हमने तजवीज़ दी मीटिंग के अंदर, और उसके ऊपर आरडी ख़त्म करनी पड़ेगी, दीगर ड्यूटीज़ भी कम करनी पड़ेंगी। जब दुनिया भर से सरिया आएगा कम ड्यूटीज़ के ऊपर, कम रेट के ऊपर, तो डेफिनेटली ये कार्टेल टूट जाएगा। ये कार्टेल टूटेगा तो ही रेट यहाँ कम होगा, अदरवाइज़ ये रेट कम करने को तैयार नहीं है और प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं रहे। अहमद भाई ने जिस तरह फरमाया कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम भी इम्पेक्ट होगी, इससे वो भी हर्ट होगी, उसमें भी फिजिबिलिटी नहीं बनेगी बिल्डर की, वो भी नहीं कर पाएगा। डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर साहब भी समझते हैं, उनका माशाल्लाह बहुत अच्छा विज़न है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, और उनकी ख्वाहिश है कि 50 लाख घर कंप्लीट हों। तो इस रेट के ऊपर तो बहुत मुश्किल है, और मैं नहीं समझता कि इसमें, हमने इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ तजावीज़ दी भी हैं और बातचीत चल भी रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह उस पर अमल भी होगा। ठीक है, ये वजह क्या है, इसके पीछे कौन अनासर हैं जो हम देखते हैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या साल बाद ये जो रेट हैं वो बढ़ रहे हैं, और ख़ाम माल में जो दूसरी चीज़ें भी आती हैं, सीमेंट है, सरिया है या बजरी है, उसकी भी कीमतें बढ़ रही हैं। तो इसके पीछे कौन सा अनासर है? पाकिस्तान में हर चीज़ के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं, मोनोपोली कमीशन भी मौजूद है। उसका काम ये है कि ये देखे कि ये कार्टेल ना बने, बिज़नेसेस जो हैं वो मोनोपोलाइज ना हो। अयूब भाई ने सही बताया कि लोगों ने कार्टेल बना लिए हैं, तो जब कार्टेल बनते हैं तो हमेशा मोनोपोली कमीशन एक्शन में आता है, और जो अनड्यू या अनजस्ट राइज होता है प्राइस में, उसको मैनेज और कंट्रोल करने की बात करते हैं। अगर आज स्टेज पे मैनेज नहीं किया गया, और मैंने पहले भी कहा कि 40-45% का इंक्रीज़ है, 90,000 लाख रुपए से अगर हम 1,45,000 तक पहुंच जाएं, तो फिर कौन सी इंडस्ट्री वायबल रहती है, कौन सी चीज़ें वायबल रहती हैं। इसी तरह न सिर्फ स्टील बल्कि तमाम जितने भी इनपुट्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि फिनिशिंग मटेरियल में टाइल्स हैं, पेंट्स हैं और सैकड़ों चीज़ें हैं। सबसे वाइटल जो है वो सीमेंट है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो 1 साल के अंदर इजाफा देखें तो ऑलमोस्ट 50% का इजाफा हो गया है। इस 50% के इजाफे के साथ आप कहें कि जी आज भी मैं 30-35 लाख में जो है वो प्राइम मिनिस्टर विजन के मुताबिक फ़्लैट दे दूं, तो कहाँ से दूंगा, किस तरीके से दूंगा, अपनी जेब से दूंगा, किस तरह दूंगा। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन तमाम चीज़ों की जब आप इंटरेस्ट ले रहे हैं कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर में बढ़ें, और साथ साथ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो है वो उसको ऊपर ले जाने की बात करते हैं, और वो विज़न सिर्फ एक ही है कि तमाम जो अलाइड 72 इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी आगे आएँ, वो भी प्रॉस्पर करें, और साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हों और लोगों को छतें भी मिलें। तो ये सारे विजन्स जो हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे अगर इन चीज़ों को मैनेज नहीं किया। इतने अगर महंगे हो गए तो जो आसान कर्जा स्कीम दी है प्राइम मिनिस्टर ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, लोगों के लिए, कि आपको 60 लाख तक का या 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा मिल जाएगा इतने इतने साइज़ के मकानात या फ्लैट के ऊपर, और 20 साल की किस्तों में मिल जाएगा, तो वो वायबल नहीं रहेगा, फिजिबल नहीं रहेगा। इसलिए कि 60 लाख में कोई चीज़ मिलेगी नहीं। हम कहेंगे कि जी 80 लाख हैं, उनको लोन पूरा नहीं होगा, लोन जो है वो 60 लाख मिलेगा, और फिर जो है वो बीच का गैप पूरा नहीं होगा, तो लोग जो है वो इंसेंटिवाइज़ नहीं होंगे, लोग उस तरफ नहीं जाएंगे और रुक जाएंगे। तो फिर जो है वो एक ग्लट आ जाएगा मार्केट में, अब पीछे से माल शायद ज़्यादा आ जाएगा, आगे लेने वाला कोई नहीं होगा, तो वही प्राइसेस स्लैश डाउन होंगे। और जब अगर बिल्डर के लिए चीज़ें वायबल नहीं रहेंगी तो फिर कैसे वो माल बेचेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जब एक हेल्थी कंपटीशन की बात हो रही है, तो उस हेल्थी कंपटीशन में गवर्नमेंट को भी अपना एक ड्यू रोल अदा करना चाहिए, और इन प्राइसेस को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज़्म बनाना जो है वो बेइंतहा ज़रूरी है। आज हमें आप 3 साल के बाद की कंस्ट्रक्शन के पे तो बाउंड कर लेते हैं कि जी मैं 30-35 लाख रुपए का जो है वो फ्लैट बेचूंगा, लेकिन 3 साल बाद की जो प्राइसेस हैं
क्या उसको मैनेज करने की गवर्नमेंट गारंटी लेती है? नहीं लेती। और जब वो नहीं लेती तो फिर हमसे कैसे गारंटी ले सकते हैं कि हम जो है वो 30, 35 या 50 लाख में फ्लैट बना के दे देंगे? ठीक है अयूब साहब, गारंटी कौन लेगा? अहमद चुनाई साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं, प्राइस कैसे कंट्रोल होगा? और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि कितनी हद तक जो है वो मुतासिर होगी इंडस्ट्री, और हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, ये काम जैसे अहमद भाई ने फरमाया, ये काम जो है मोनोपोली कमीशन का था, उनको ये करना चाहिए था, प्राइस कंट्रोल करनी चाहिए थी। अगर प्राइम मिनिस्टर स्कीम के अंदर घर कंप्लीट करने हैं तो उसकी प्राइस लाजमी हमें कंट्रोल करनी पड़ेगी। अगर वो प्राइसेस कंट्रोल नहीं होंगी तो ये फिजिबल नहीं है। दूसरी बात, हम जहाँ बैठते हैं वहाँ बात करते हैं 12 मिलियन घरों की शॉर्टेज है, हम वो किस तरह से पूरा कर सकते हैं? ये एक्चुअल काम गवर्नमेंट का है, जो प्राइवेट सेक्टर में मेरे मेम्बरान करते हैं और लोगों को फैसिलिटेट भी करते हैं और कम प्राइस के ऊपर फ्लैट्स भी प्रोवाइड करते हैं, मकानात देते हैं, प्लाट्स देते हैं। अगर प्राइसेस इसी अंदाज से बढ़ती रहीं तो फिजिबल नहीं रहेगा, लोग इस फील्ड से निकलते जाएंगे। चूँकि ये सारा काम स्टील के अंदर प्रॉफिट टेकिंग के लिए हो रहा है, कार्टेल बना हुआ है और कार्टेल किसी भी तरह से टूटने को तैयार नहीं है। इसको गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट एक्शन लेगी तो उस सूरत हाल में पॉसिबल है कि कुछ प्राइसेस नीचे आएँ और शायद लाख रुपए की सतह पे आ जाएं। अगर ये लाख रुपए की सतह पे आ गई तो काम करना लोग शुरू हो जाएंगे। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट बंद हो गए हैं सिर्फ प्राइस की वजह से, चूँकि वो माल बेच चुके हैं और इस प्राइस पे फिजिबल नहीं रहा उनके लिए बनाना। तो उसका हल यही है कि गवर्नमेंट इसको एक्शन ले या इसके लिए इंपोर्ट खोल दे, ड्यूटीज़ कम करके, आरडी ख़त्म करके, तो डेफिनेटली ये कार्टेल टूट जाएगा और उस सूरत हाल में पॉसिबल होगा कि हम लोग काम भी कर सकें। ठीक है, कार्टेल टूट जाएगा, मगर ये जो महंगाई हो रही है दिन ब दिन, ये जो सरिये की कीमत है, सीमेंट की कीमत है, बजरी है, दीगर खाम माल की जो अशिया है, उससे मईशत पर क्या असर पड़ेगा अहमद चुनाई साहब? और महंगाई जो हम देख रहे हैं कि दूसरी अशियाएँ भी जो है महंगी हो रही हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, हम यहाँ दो चीज़ों की बात कर रहे हैं। एक तो लोगों की रोज़मर्रा ज़रूरत की जो महंगाई है, जिसको हम कमोडिटीज़ कहते हैं, वो डेली की ज़रूरियात हैं। और दूसरा जो इंडस्ट्रियल इनपुट या इंडस्ट्रियल इनपुट है, जिससे मुल्क की मईशत खड़ी रहती है। तो ये सारे इनपुट्स की मैंने आपको पहले बता दिया, महंगाई होने की बेसिक वजह जो है वो डॉलर डिवैल्यूशन और इसके बाद फिर इंटरनेशनली प्राइसेस का इंक्रीज़ होना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये दुनिया भर में पोजीशन है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। लेकिन बाकी कंट्रीज़ ने अपने पास मैनेज किया है, उन्होंने कमोडिटीज़ की प्राइसेस को जो है वो कर्टेल डाउन किया है, चेक एंड बैलेंसेस रखे हैं। उस तरह जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको सब्सिडी बांटी है कि एंड यूज़र को जो है वो रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाएं। इसी तरह इंडस्ट्रियल इनपुट में भी जो है वो गवर्नमेंट ने अपना एक ड्यू रोल अदा किया है ताकि यहाँ पर लोकल प्राइसेस जो हैं वो मैनेज रहें। हमारे पास रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ तो सारी बनी हुई हैं, कमीशन तो सारे बने हुए हैं, लेकिन शायद उनका काम करने का तरीक़ाकार जो है वो किसी तरह आवाम को फैसिलिटेट नहीं करता। रहा सवाल ये कि मईशत को क्या असर पड़ता है, तो आजकल जो आप लोगों का शोर देख रहे हैं, हंगामा देख रहे हैं कि जी बड़ी महंगाई हो गई है, तो बिल्कुल उनका शोर हक बजानिब है। गवर्नमेंट के सैकड़ों ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो बताते हैं कि बड़ा सक्सेसफुल टर्न अराउंड जो है वो इकनॉमी में आ रहा है। लेकिन एक चीज़ जो ये महंगाई का अंसर है, ये सारे अच्छे कामों को जो है वो पसे पर्दा डाल देता है, क्योंकि 80-90% तो आम आवाम है। ये 10-20% हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या हम जो हैं वो बिल्डर्स हो गए या और दूसरे ट्रेडर्स हो गए या प्रोड्यूसर्स हो गए। लेकिन अल्टीमेटली जो है ये 80-90% जो आवाम है वो किधर जाएगी, उसको तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि ये 80-90% आवाम जो है, जो महंगाई के बोझ तले दबी हुई है, वो कहाँ जाएगी, वो कैसे अपना घर पूरा करेगी। आज मैं बरमला हर जगह पे ये कहता हूँ कि जो 15-20 हज़ार रुपये की बेसिक पे स्केल है, जिसमें शायद 50% से ज़्यादा हमारी वर्कफोर्स उसमें लगी हुई है, वो किसी तरह भी अपने आप को दोनों बोथ हैंड्स मीट नहीं कर सकती और कभी भी जो है वो उसकी ज़रूरियात को ये तनख्वाह सफाइश नहीं कर सकती। होना ये चाहिए था कि मुल्क की माशी तरक्की में जहाँ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बड़ा फ़ायदा पहुँचा है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री आप ले लें, राइट फ्रॉम स्टील टिल कंस्ट्रक्शन,
XYZ, ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उन्होंने प्रॉस्पर किया है इन 2-3 सालों के अंदर। पॉलिसीज़ उनको फेवर करती गई हैं और उन्होंने जिसको कहते हैं कि बहुत बड़ा जो है वो लीप फॉरवर्ड किया है अपने रेवेन्यू जनरेशन में। मैं चूँकि स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड पर हूँ, उसका डायरेक्टर हूँ, तो मैं पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ का अगर बैलेंस शीट्स देखता हूँ तो 2 सालों में जितना रियलाइजेशन उनको आया है, जितना रेवेन्यू जनरेशन आया है, शायद पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में नहीं आया। होना ये चाहिए था कि गवर्नमेंट को जो है वो इन सब को जो है वो डायरेक्टिव्स देने चाहिए थे कि जहाँ इंटरनेशनल प्राइसेस का पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, वह इनको पाबंद करते कि ये जो रेवेन्यू जनरेशन है उसमें से अपने वर्कर्स को भी एक पार्ट देते कि उनकी जो छोटे वर्कर्स हैं जो 15-20 हज़ार की रेंज में हैं उनके पे स्केल को बढ़ा देते, 25-30 हज़ार 35 हज़ार पे ले जाते। और वही मैं समझता हूँ कि एक काउंटर हो सकता था इस महंगाई को मुकाबला करने के लिए। अयूब साहब, गरीब से गरीबतर होता जाएगा, अमीर जो है वो अमीर होता जाएगा, मईशत पर कितना असरअंदाज होगा? आप अहमद जुनैद साहब की बात से सहमत करते हैं? बिल्कुल, मैं इनकी बात से मुतफिक हूँ। देखिए, कोविड की इस सूरत हाल में जैसे अहमद भाई ने फरमाया, हमें अपने वर्कर्स को कंपलसेट करना चाहिए था उनकी सैलरीज की शक्ल में या किसी भी शक्ल में। दुनिया भर में आज तकरीबन 1.5 साल के करीब होने वाला है कोविड की सूरत हाल है और बहुत सारी मईशत कोलैप्स कर गई हैं। इस सूरत हाल में यही एक बेहतर रास्ता था, हम अपने वर्कर्स को प्रमोट करते, उनकी सैलरीज में इजाफा करते या उनको किसी और अंदाज से कंपलसेट करते। लेकिन चीज़ों को भी थोड़ा सा देखना होगा हमें। चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और उसको मेंटेन करना, उसको मैनेज करना, अपनी फैमिली को चलाना 15 से 20 हज़ार वाले वर्कर के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और इसको डेफिनेटली जिन लोगों के पास मौजूद हैं, लोग जो काम कर रहे हैं, हमारी वर्क फोर्स जो है, उसको हम लोगों ने ही देखना है, बाहर से कोई नहीं देखेगा। मगर ये देखना तो हम लोगों ने, मगर हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिन हो गए, 3-4 दिन गुजर गए, कीमत को हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई ना बयान आया, ना कोई उनकी तरफ से कोई एक इजहार किया गया, कोई अल्फाज नहीं आए कि ये बड़ी कीमत जो बढ़ी है वो सही नहीं बढ़ी है और हम इसको देखेंगे। आप वाइस चेयरमैन आबाद के, मेरा सवाल आपसे भी होगा, मगर मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या आबाद क्या कर रही है उसके ऊपर? सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है मुल्क की और 100 से ज़्यादा सनतें इससे वाबस्ता हैं। गरीब कहाँ जाएगा? और एक बात ये कि हम जो सोचते हैं ना, घर बनाने का ख्वाब देखते हैं, घर लेने का ख्वाब देखते हैं, तो गरीब कैसे घर लेगा? बिल्कुल आपने सही फरमाया। 72 रिलाइड इंडस्ट्रीज़ चल रही होती हैं इसके साथ और ये एग्रीकल्चर के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करती है। जो आपने 5,000 की बात की, 5,000 नहीं बढ़ा है, 45,000 रुपये बढ़े हैं पिछले 8 महीने के अंदर, जो पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे बड़ा इजाफ़ा है। आज तक इतना इजाफ़ा कभी नहीं हुआ। गरीब आदमी के लिए घर बनाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। जब तक ये मटेरियल की कॉस्टेस कम नहीं होंगी, सिर्फ सरिया नहीं, बाकी चीज़ें भी, अगर हम टाइल की बात करें, हम सीमेंट की बात करें और बाकी तमाम चीज़ों की बात करें, हर चीज़ का रेट बढ़ा है। सरिया एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बढ़ा है। जब तक ये कम नहीं होंगी, गरीब की दस्तरस में घर नहीं आएगा, मुश्किल हो जाएगा। बनाने वालों के लिए भी मुश्किल आते हैं, स्पेशली वो लोग जो अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं और वो कंस्ट्रक्शन फेजेस में हैं। कोई 40% काम कर चुका है, कोई 60% कर चुका है, कोई 50% कर चुका है, उनके लिए भी प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। इस सिलसिले में हमारी 31 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग भी हुई थी और उसमें मैंने ब्रीफ भी किया था कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई। स्पेशली जो है स्टील जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट किया था इसके लिए और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह अब इस पे ज़रूरत है काम करने की और इस पे होगा काम। सर, उम्मीद से काम चलेगा या इस पर अमल भी करना चाहिए कि जो बातें कही जा रही है या जो अमल करवाना है, जो अथॉरिटीज़ बनी है उनके ज़रिए सिर्फ उम्मीद कर लें? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि इस पर फौरी एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो हमारी साइट रुक नहीं सकती। हमारी साइट अगर रुकती है तो उसका मतलब है कि मज़दूर बेरोज़गार होता है, जो कमिटमेंट्स हमें आगे डिलीवरी के होते हैं वो पीछे हट जाते हैं। लोग ये समझते हैं कि शायद अब ये बना नहीं रहे और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें आ जाती हैं, तो पूरा इंडस्ट्रियल तरक्की का पहिया जो है वो उसमें रुक जाता है। जब तक हम उसको फौरी तौर पर
एक्शन नहीं लेंगे, उसमें उम्मीद तो अपनी जगह पर ज़रूर होनी चाहिए, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन उम्मीद की बात यह है कि अगर आज ये बात हुई है और आज ये नोटिस लिया गया है तो आज ही आज इस पर रिएक्शन हो जाए, आज ही आज इस पर अमल हो जाए। वरना कोई फ़ायदा नहीं है कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट या बिल्डर्स नुकसान करेंगे, कुछ जो है वो अपना काम बंद कर देंगे, कुछ इस एंटिसिपेशन में रुके रहेंगे कि जी कल शुरू हो जाता है, परसों शुरू हो जाता है, और सारा मामला डिले पे जाएगा। जो 50 लाख घरों का विज़न है, जो मुझे 5000 घर भी सामने नज़र नहीं आ रहे अगले 2 सालों के अंदर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब तक तेज़ी से इस पर अमल नहीं होगा, तेज़ी से उस पर बात नहीं होगी, सारी स्टैंड स्टिल पर आ जाएंगी। और जब भी PTI की गवर्नमेंट का 10 ईयर एंड होगा तो हम वहीं के वहीं खड़े होंगे कि कहाँ हैं घर, कहाँ हैं नौकरियाँ, कहाँ हैं लोगों की खुशहाली। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हम जब खान साहब कहते हैं कि हम 50 लाख घर बनाएंगे और इस पर काम भी शुरू हो गया, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम पर तेज़ी से काम हो रहा है, मगर इसमें 2 सवाल बनते हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या इसके पीछे कोई साजिश थी कि चीज़ें कीमतें बढ़ाई जाएँ ताकि वो काम रुके, और इससे जो काम चल रहे हैं, क्या जो लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं या जो घरों के या फ्लैट्स की या ज़मीनों की कीमत फ़िक्स की गई है उसको भी बढ़ाया जाएगा? देखिए 2 बातें हैं इसमें। कभी ये नहीं होता कि जी साजिश के तहत बढ़ा दी गई, कभी ये नहीं होता। ये इंटरनेशनल मार्केट सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से लोगों को मौका मिल जाता है और कार्टेल बन जाते हैं और प्राइसेस बढ़ जाती हैं। डिमांड एंड सप्लाई से भी इसका इशू रिलेटेड है। होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट के पास इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ हों इन प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपके पास इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ नहीं हैं, आपका इसमें विजन नहीं है, आपकी इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है, आपकी इसमें मैनेजमेंट का फॉल्ट है, आपका इसमें विजन का फॉल्ट है, तो फिर ज़ाहिर है जो सर्कमस्टांसेस सामने नज़र आ रही हैं वही होंगी और उसमें कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आएगी। बेहतरी जब भी हो सकती है जब फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए, एक विजन के साथ गवर्नमेंट काम कर रही हो, एक फ़ोकस के साथ काम कर रही हो। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि जी PTI की गवर्नमेंट फ़ोकस के साथ काम नहीं कर रही है, लेकिन सम हाउ दी अदर जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है, जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है, जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसको लेकर शायद वो टीम कैपेबल नहीं है चलने के। टीम कैपेबल नहीं है। अयूब साहब, मेरा ये सवाल है कि जो फ़िक्स कर दी गई है प्राइस कि इसको 20 साल में अक्सान एक साथ के साथ आप पे कर सकते हैं, घर ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, उनकी कीमतों पर कितना असरअंदाज होगा? और जो टीम बैठी हुई है, अहमद जुनैद साहब कह रहे हैं कि कैपेबल होनी चाहिए, जो कि नज़र नहीं आ रही। देखिए, आपने लोन की बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा क्लियर विजन है और उसमें 3% से 5% पे लोन मिल रहा है। वो प्राइस वही रहेगी, उसी अंदाज़ में उन्होंने पेमेंट करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो मटेरियल की कॉस्ट है वो एक अलग चैप्टर है, वो एक उसके चूँकि प्राइसेस बढ़ रही हैं, कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं, तो उस प्राइस के ऊपर डिलीवर करना बिल्डर के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग ही नहीं रहेगी। चूँकि ये लो कास्ट हाउसिंग है, लो कास्ट हाउसिंग के लिए प्राइस के ऊपर भी सब्सिडी देनी पड़ेगी और स्पेशल सब्सिडी दी जाएगी तो शायद ऐसा पॉसिबल होगा। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग ज़्यादा हुई है, कार्टेल बनाकर प्रॉफिट टेकिंग की गई है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम जनरेट हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो हमारी पाकिस्तान स्टील मिल थी, अभी उसका होना, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं एहतजाज चल रहे हैं, मुलाजमीन जो है परेशान है, तो उसका होना कितना इम्पॉर्टेंट था? आप समझते हैं कि अगर हमारा वो बहाल होता या हर काम प्रोसेस में चल रहा होता तो क्या स्टील की इतनी कीमतें बढ़ती? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी सूरत में जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनका बंद रहना जो है वो फ़ायदेमंद नहीं होता। वक्ती तौर पर शायद मिल चलाने में नुकसान ज़रूर होता है, लेकिन उसकी रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, उसकी रीमॉडलिंग हो सकती है, उसको जो है वो दोबारा से असर नौ उसकी प्रोडक्शन की कंसिड्रेशन सामने आ सकती है। अनफॉर्चुनेटली हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जी जो 15,000 मुलाजमीन हैं उनका क्या होगा। तो ज़ाहिर है जब आप रीस्ट्रक्चरिंग पे जाते हैं, रीमॉडलिंग पे जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं जो है वो अपनी प्रोडक्शंस को अपने ओवरहेड्स के साथ मीट करना होता है। आज भी स्टील इंडस्ट्री वायबल है, लोगों ने ये साबित कर दिया है। छोटी छोटी सैकड़ों किस्म की स्टील इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में, गुजरावाला में, सियालकोट में, इस्लामाबाद में, कोहाट में, सब जगह चल रही हैं। तो जब वो चल सकती हैं तो एक बड़ी स्टील मिल जिसके पास एक बहुत बड़ी कैपेसिटी है वो क्यों नहीं चल सकती? रहा सवाल उसकी एफिशिएंट मैनेजमेंट का,
तो वो फिर गवर्नमेंट को ऐसे मैनेजर्स पैदा करने पड़ेंगे कि जो स्टील मिल को सही तरीके से मैनेज करें, उसको चलाएं, उसको एक वायबल इंडस्ट्री बनाएं। मैं नहीं समझता कि कोई भी इंडस्ट्री जो है उसकी वायबिलिटी ना आती हो। इंडस्ट्रीज़ की वायबिलिटी ज़रूर आती है, लेकिन उसके अंदर ज़ाहिर है, मैंने जैसे पहले कहा कि रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा, रीमॉडलिंग करना पड़ेगा, अपने बिज़नेस मॉड्यूल को जो है वो चेंज करना पड़ेगा। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे और हम यही सोचते रहेंगे कि इन 15,000 मुलाज़मीन का क्या होगा, तो कहीं भी कोई ना कोई स्टेप लेकर इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल से प्रोडक्शन शुरू करनी होगी। और इस वक्त डिमांड मौजूद है, और जब इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल से प्रोडक्शन होगी तो कोई वजह नहीं कि हम जो है वो स्टील मिल को भी एक प्रॉफिट मेकिंग वेंचर बना दें। अयूब साहब, कितनी अच्छी बात कही कि अभी हमारी डिमांड है, और अगर हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनली तो सारी चीज़ों की रेट बढ़ रही है, तो हमारे मुल्क के लोगों का फ़ायदा होगा, गरीब आवाम का फ़ायदा होगा, हमारी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हमने हमेशा लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है, वो स्टील इंडस्ट्री हो या टाइल इंडस्ट्री हो या इसके अलावा कोई भी इंडस्ट्री हो, हम लोकल इंडस्ट्री के फेवर में हैं, उसको हम सपोर्ट करते आए हैं। और बीइंग ए सीनियर वाइस चेयरमैन आबाद, मैं ये फ़ख्र से कहूँगा कि इस साल में जितने MOU साइन हमने किए हैं वो पिछले सालों से काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये तमाम के तमाम लोकल इंडस्ट्रीज़ के साथ हैं। और हम चाहते हैं कि लोकल इंडस्ट्री प्रमोट हो ताकि हमारे लोगों को रोज़गार भी मिले, मैक्सिमम तादाद में रोज़गार मिले। देखिए, जब एक छोटी, अहमद भाई ने जैसे फरमाया, एक छोटी इंडस्ट्री चल सकती है, छोटी स्टील मिल चल सकती है, तो एक बड़ी स्टील मिल क्यों नहीं चल सकती। डिमांड मौजूद है, सप्लाई आनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डिमांड बेइंतहा है, ऑल ओवर पाकिस्तान है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, तो डिमांड के होते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टील मिल बिल्कुल चल सकती है, वायबल भी है, और इंशाल्लाह ताला ये अगर चलाई जाए तो प्रॉफिट टेकिंग भी हो सकती है इसमें, लेकिन बेहतर अंदाज में। और ये प्रॉफिट कंट्रोल भी हो सकता है, रेट कंट्रोल भी हो सकता है। जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर जो कर रहे हैं इस वक्त, उसको रेट को कंट्रोल भी इस अंदाज से भी किया जा सकता है। ठीक है, आप दोनों से मेरा एक सवाल है कि अगर हम बात करें कि अब अभी जो एक नॉर्मल फ्लैट है, दो रूम का, जो प्लस 2DD कहते हैं जिसको हम, तो अगर उसकी कीमत सपोज़ कर ली जाए 50 लाख है, मगर जो कीमतें बढ़ रही हैं ख़ाम माल की, सरिये बढ़ रहे हैं, टाइल्स की कीमतें बढ़ रही हैं, सीमेंट की बढ़ रही है, दीगर अशियों की बढ़ रही है, तो उस पर कितना इफ़ेक्ट आएगा, कितने परसेंटेजेस बढ़ेंगे उस अमाउंट में? एस्टीमेट बताता हूँ कि स्टील का जो कंपोनेंट है किसी भी कंस्ट्रक्शन में, चाहे वो 2 रूम का फ्लैट हो, चाहे 3 रूम का फ्लैट हो, उसकी प्राइस का 25 से 30% कंपोनेंट होता है, अगर मैं गलत ना हो तो। और मैंने आपको एक रफ़ आइडिया दे दिया है। तो अब उस 25 से 30% में अगर 40% का इजाफा हो जाएगा या 50% का इजाफा हो जाएगा, तो आप समझ रहे हैं कि आपके मकानों की कीमत में 15% का फ़र्क आ जाएगा 30% के हिसाब से। अच्छा, फिर इसका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे आते हैं। तो जब साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो शायद हम उसी परसेंटेज पे जाके खड़े हो जाते हैं कि जी 25% हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो एक 50 लाख का घर है, उसकी अगर 25% कॉस्ट बढ़ जाए तो एक साइजेबल अमाउंट हो जाता है कि वो 50 लाख का घर जो है वो 65 लाख का हो जाता है। ज़ाहिर है गरीब की दस्तरस में वो 50 लाख नहीं थे तो वो 65 लाख कहाँ से लाएगा। हमारे लिए कोई इतना बड़ा मार्जिन नहीं होता कि हम ये 15 लाख का या 25% का कॉस्ट एस्केलेशन सस्टेन कर जाएं। ज़ाहिर है 50 लाख के घर के अंदर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हमने प्रॉफिट कमा लिया 3 साल की बेस पे, तो 10% कमा लिया, 12% कमा लिया। अब इस 10-12% में 25% अगर हमारी जेब से जा रहा हो और अल्टीमेट इफेक्ट मतलब कि आज ये आ जाए कि जी पूरे प्रोजेक्ट पे हम 15% लॉस में हैं, तो कोई भी बिल्डर जो है इस बात की जसारत नहीं करेगा कि मैं नुकसान का सौदा करूँ। नुकसान का सौदा करने के लिए कारोबारी लोग नहीं करते। हाँ, अगर हम शायद ब्रेक इवन भी जा रहे हैं और हम कहें कि जी हमारा रेगुलर टर्नओवर हो रहा है और 2-3% भी हम कमा रहे हैं, तो शायद हम काम करते रहें कि कोई बात नहीं, हम एक खिदमत के जज्बे के तहत लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम में गवर्नमेंट का साथ देने के लिए, प्राइम मिनिस्टर के विजन को पूरा करने के लिए, जहाँ इन्होंने इतना कुछ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए किया है, वहाँ हम ये रीपे बैक भी करें कि उनके विजन की तकमील के लिए कॉस्ट टू कॉस्ट काम करके भी लोगों को माल दे दें। लेकिन जहाँ 25% बिलो कॉस्ट चला जाए, वहाँ एक वॉल्यूम बिज़नेस होता है कि जी 5-6 अरब का प्रोजेक्ट है और 5-6 अरब में 1 आध अरब रुपये जेब से चला जाए, तो मेरा ख़्याल है कि फिर हमें अपने प्रोजेक्ट्स को चलाना, अपनी रेवेन्यू जनरेशन का नेगेटिव में जाना, लोगों की पेमेंट्स, बैंकों की पेमेंट्स, ये सारी चीज़ें फिर जो है वो नामुमकिन हद तक एक ख्वाब हो जाता है। ठीक है, ख्वाब हो जाता है। अयूब साहब क्या कहेंगे? ज़ाहिर सी बात है फ्लैट्स की कीमतें बढ़ेंगी, घरों की कीमतें बढ़ेंगी, कितना असरअंदाज होगा, गरीब घर नहीं ख़रीद सकेगा, मुझे तो यही लगता है। डेफिनेटली ऐसा ही है। देखिए 20 से 25% कीमत का बढ़ जाना
वो किसी भी आदमी के लिए फिजिबल नहीं है, चाहे वो किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखता हो, वो सैलरी क्लास वाला हो या बिजनेसमैन हो। 25% एक हैंडसम अमाउंट है, सफिशिएंट अमाउंट है, और ये चूँकि कॉस्ट में बढ़ गया है तो डेफिनेटली उसको जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो उसके लिए फिजिबल नहीं रहेगा। आज अगर हम इस प्राइस को देखें और कंट्रोल करें, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, इस प्राइस को कंट्रोल कर लिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइसेस वापस आ सकती हैं, और शायद उस प्राइस पे जैसे 50 लाख का फ्लैट था और हम आज 65 लाख रुपए में भी बेचने के काबिल नहीं हैं, जो मटेरियल की प्राइसेस हो गई है, तो उसको वापस 50 पे नहीं तो 55 पे तो कहीं हम ब्रेक लगा सकेंगे। तो ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, इसको लाजमी देखना होगा, और स्पेशली लोकल इंडस्ट्री को ज़रूर ब्रेक लगाना पड़ेगा प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अहमद जुनैद साहब क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से, क्या मैसेज देना चाहेंगे? इमरान खान साहब कहते हैं कि वो सबकी बात सुनते हैं, क्या इस प्लेटफॉर्म से देना चाहेंगे उनको? देखिए, मेरा बड़ा क्लियर कट मैसेज है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को, कि जहाँ वो बिल्डर्स को, कंस्ट्रक्टर्स को ये बाउंड करते हैं कि जी 3 साल में आप ये डिलीवर करेंगे और इस प्राइस पर डिलीवर करेंगे और हमने इस पर लबैक कहा है, वहाँ वो ये मेरा पैगाम ये है कि ये कमिटमेंट दें कि जो हमारे इनपुट्स हैं उन सब की कीमतें भी जो हैं वो 3 साल तक स्टेबल रहेंगी, और हम उस कीमत में हमारा वादा है, आबाद के सीनियर वाइस चेयरमैन बैठे हुए हैं, ये आबाद की जानिब से भी आई एम श्योर ज़रूर ये कहेंगे कि हम ये इंश्योर करेंगे कि जो हमारा कमिटमेंट है हम पूरा करें, सरकार अपना कमिटमेंट जो है वो ज़रूर पूरा करें। ठीक है अयूब साहब। डेफिनेटली अगर प्राइसेस फिक्स कर दी जाएं मटेरियल की किसी भी प्रोजेक्ट के साथ, तो बिल्डर के लिए भी आसानी पैदा हो जाएगी, वो इजीली उसको कंप्लीट भी कर सकेगा और इजीली डिलीवर भी कर सकेगा, और उसको प्रॉफिट के मामले में वो भी श्रिंक करने को तैयार हो जाएगा। अगर उसको 15% बचत है तो 10% पे भी काम करने को तैयार हो जाएगा, और लोगों को आसानी के साथ घर मुहैया हो सकेंगे। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, कम से कम प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।